जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 6 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट के मेरे भाई जीके के क्वेश्चन को। जितने भी जीके क्वेश्चन है मेरे भाई डिटेल में उसको करेंगे मेरे भाई। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पीसी महालनोबिस के द्वारा मेरे भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। अब यहाँ से रिलेटेड फैक्ट को देखें मेरे भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तो आपको पता होगा मेरे भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था मेरे भाई ये 1956 से, ठीक है, 56 से 61 के बीच में चला। ठीक है, पहला बात तो तिथि हो गया। दूसरा मेरे भाई इसमें मेन काम क्या करना था, तेज़ी से औद्योगिकरण। ठीक है, तेज़ी से औद्योगिकरण, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्री को लगाना था। ठीक है, औद्योगिकरण, ठीक है। और इसका जो मेरा भाई ये किस मॉडल पे आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे क्या है मेरा भाई आधारित है। ये जो पंचवर्षीय योजना है जो है मेरे भाई योजना आयोग के अंतर्गत आता है और योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे मेरे भाई वो थे मेरे भाई होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। टोटल कितने पंचवर्षीय योजना हुए मेरे भाई, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। ठीक है, अभी तक देश में। और अभी पंचवर्षीय योजना को वर्तमान में हटाकर और इसके जगह पे योजना आयोग के अंतर्गत आता है, तो योजना आयोग को हटा के और इसके जगह पे क्या लाया गया, नीति आयोग 2015 में। और उसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरा भाई, वो है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगला सवाल 2 नंबर कह रहा है निम्नलिखित गायकों में कौन पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है। वो है मेरे भाई एसपी बालासुब्रमण्यम जो है मेरे भाई, उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और तीनों पुरस्कार मिला है, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर मेरे भाई। अगला सवाल 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। जो भी हमारा मेरे भाई शास्त्रीय नृत्य वाला स्टैटिक जीके का क्लास देख लिया होगा उनसे अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जो नहीं देखे हो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा इसका मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। ठीक है, जितने भी एसएसजीडी के पूछे गए हैं, जितने भी तक क्लास हुए, सबका प्लेलिस्ट के अंदर क्लास डाल दिया गया है, तो आपको खोजने का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा कथक। कथक जो है मेरा भाई कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये मेरे भाई आपको पता होना चाहिए। कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नाम से पता चल रहा है कहाँ का है मेरे भाई, उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो हो जाएगा मेरे भाई तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का हो जाएगा। वहीं मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर मेरे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है मेरे भाई सबसे अधिक है। तो देखो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है मेरा भाई कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है, यहाँ पर बोला है 7 वन, 7 सिस्टर बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको पता होगा मेरे भाई जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसको 7 सिस्टर बोलते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछा है तो वो हो जाएगा किसका मेरे भाई, मिजोरम का जो साक्षरता दर है मेरे भाई सबसे अधिक है। आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे, ठीक है, क्या मेरा भाई पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे मेरा भाई कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला स्टेट कौन सा है मेरा भाई, तो वो हो जाएगा केरल। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट कौन सा है मेरा भाई, केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। सबसे कम साक्षरता वाला स्टेट पूछे तो ये हो जाएगा मेरा भाई बिहार हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि भारत का कुल साक्षरता दर कितना है मेरे भाई, 74.04% भारत की कुल साक्षरता दर है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर है मेरे भाई कि भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो यह मेरे भाई संविधान का 102वां
अधिनियम 2018 जो है मेरे भाई ये भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके अलावा मेरे भाई एक और यहाँ से रिलेट कर सकते हो, देखो संविधान जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है, इसको आप रिलेट कर सकते हो कि 86वां संविधान संशोधन के तहत आपको पता होगा मेरे भाई यहाँ पर जो है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार लाया गया था, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार 21 के ए में ऐड किया गया था, आपको पता होगा। और ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, वो भी उसमें भी जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे मेरे भाई उनका क्या है, मौलिक अधिकार है शिक्षा पाना, ठीक है, तो वो और मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर मेरे भाई 6 नंबर सवाल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो है मेरे भाई ये केरल में, ठीक है, कहाँ है मेरे भाई, केरल में है 2011 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई, 4.91% हुआ। जबकि अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का, ठीक है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि जो देखा गया था मेरा भाई 2011 के जनगणना के अनुसार वो देखा गया था बिहार के अंदर, यानी कि बिहार के अंदर मेरे भाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखा गया था, 25.42% वृद्धि हुई थी बिहार में, बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ये जनसंख्या वृद्धि था मेरे भाई। लेकिन अगर आपसे पूछे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है मेरे भाई, तो है यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। अगर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा मेरे भाई सिक्किम। सिक्किम जो होगा मेरे भाई, सिक्किम जो होगा बहुत ही कम जनसंख्या और यहाँ पर कहाँ होगा मेरा भाई, ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब यहाँ से और चीज़ रिलेट कर सकते हो, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की, ठीक है, भारत का कुल जनसंख्या कितना था मेरा भाई, तो वो था 121 करोड़, कितना था, 121 करोड़ था, ठीक है, 121 करोड़ था। अगर भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था तो उसमें पुरुष यानी कि मेल की जनसंख्या कितना था, तो मेल का जनसंख्या 62 करोड़ तकरीबन, ठीक है, 62 करोड़ तकरीबन था। और वही फीमेल की बात करते हैं मेरे भाई तो 58,000 तकरीबन था, आप इतना रख सकते हैं यार, ठीक है। तो ये मेरा भाई 2011 के जनगणना के अनुसार है। जनगणना जो होता है मेरा भाई हर 10 वर्ष में जनगणना होता है, लेकिन 2011 के बाद 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर पूछे जनगणना कितने वर्ष पे कराया जाता है तो हर 10 साल पे जनगणना कराया जाता है, याद रखेगा। और इसी को बोलते मेरे भाई दशकीय जनगणना बोलते हैं। तो यहाँ से अगर पूछेगा कि भारत की जो दशकीय जनगणना है, ठीक है, में दशकीय वृद्धि दर कितना था, तो दशकीय वृद्धि दर मेरे भाई 17.64% दशकीय वृद्धि दर था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से और रिलेट कर सकते हैं जनगणना से। जनगणना में पूछा कि भारत की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 जितना भी कर रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना हुआ ही नहीं है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार मेरे भाई आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व पूछे कि जनसंख्या घनत्व कितना है मेरा भाई, तो ये हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मेरा भाई क्या है मेरा भाई, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है मेरे भाई, याद रखिएगा, बिहार है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं, उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो ये भारत की जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है मेरे भाई शहर में रहते हैं। तो शहर में जनसंख्या है तो 31.16% मेरे भाई शहर की जनसंख्या है भारत की जनगणना के अनुसार। और वही ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं, कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या कितना है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 68.84% जो हो जाएगा मेरे भाई ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन और बढ़ेंगे मेरे भाई, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कितना है मेरे भाई, लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, लिंगानुपात जो हो जाता है मेरा भाई
943 है भारत का लिंगानुपात। कहने का मतलब क्या, 1000 पुरुष पे 943 महिला ही भारत में, इसी को बोलते हैं मेरे भाई लिंगानुपात बोलते हैं, तो याद रखिएगा। यह एक तरह से मैंने आपको एकदम शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया हूँ जनगणना को। इतना ही क्वेश्चन अभी याद रखो, और भी कुछ आएंगे जनगणना से रिलेटेड तो मैं करवाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है जनगणना। धीरे धीरे जैसी क्लास में नया नया क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड मैं आपको करवाऊंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का बढ़ावा देने हेतु देना आवश्यक है? तो ये आर्टिकल 46 में, ठीक है, आर्टिकल 46 में बताया गया है मेरे भाई क्या चीज़, कि राज्य के समाज में कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा मेरे भाई आर्टिकल 46 जो है आपका आएगा भाग कितना में, भाग 4 में आएगा। किस में आएगा मेरे भाई, भाग 4 में आएगा। भाग 4 में क्या है मेरे भाई, डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व है मेरे भाई। और ये जो कहाँ से, कौन से देश से लिया गया है मेरे भाई, तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से और भी चीज़ रिलेट कर सकते हो मेरे भाई कि आर्टिकल जो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएंगे 36 से लेकर और 52 तक इसमें आर्टिकल आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे और बात करते हैं मेरे भाई पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है। तो पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता का आपसे अर्थ पूछ रहा है। तो सहजीविता जो है मेरे भाई विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध जो है मेरे भाई, ये है मेरे भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखो, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? अब और यहाँ पर जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है। देखो ऋग्वेद में एक सप्त सिंधु नाम का वहाँ पर क्या किया गया, वर्णन किया गया। सप्त सिंधु कहने का मतलब ये होता है कि इसमें 7 नदियों का वर्णन किया गया है। कितने नदियों का ऋग्वेद के अंदर, 7 नदियों का वर्णन मिला है ऋग्वेद के अंदर, जिसमें कि आप लोग से पूछा है कि सतलज का वहाँ पर जो नाम था वैदिक नाम, यानी कि पुराना नाम कह लो, क्या नाम था, तो वो था सुतुद्री। सुतुद्री जो है मेरे भाई आप लोग को सतलज का पुराना नाम है। तो इसी तरह से यहाँ पर 7 नदी है और 7 नदी का ऋग्वेद में जो है ना पुराना नाम दिया गया है। तो वैसे यहाँ पर आपको दिखेगा मेरे भाई, क्या दिख रहा है, वितस्तता, ठीक है। तो वितस्तता जो है मेरा भाई किस नदी को कहा गया, ये कहा गया है झेलम नदी को। किस नदी को, झेलम नदी को। वहीं अस्किनी किसको कहा गया है, चेनाब नदी को। किस नदी को मेरे भाई, चेनाब नदी को। उसके बाद पुरुषनी है, पुरुषनी किस नदी को कहा गया मेरे भाई, रावी नदी को कहा गया, ठीक है। इसी तरह मेरे भाई एक सिंधु नदी भी होगा और सिंधु नदी को क्या कहा गया, सिंधु ही कहा गया। क्या इसका नाम, सिंधु ही बोला गया, ठीक है इसमें। उसके अलावा सिंधु के बाद आप लोग याद रखना एक नदी है सरस्वती। तो सरस्वती को क्या कहा गया है, नदीतमा कहा गया है। क्या कहा गया मेरे भाई, नदीतमा, ठीक है। तो नदीतमा कहा गया है किसको, सरस्वती को। सतुद्री कहा गया सतलज को। वितास्ता कहा गया झेलम को। अश्किनी कहा गया चिनाब को। पुरुषनी कहा गया रवि को। और सिंधु कहा गया है सिंधु को ही। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे करके एक और बच जाते हैं मेरे भाई, एक और विपाशा। क्या, विपाशा किसको कहा गया है मेरे भाई, तो विपाशा जो हो जाएगा मेरे भाई व्यास नदी को कहा गया है। किसको, व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है, विपाशा है। तो टोटल सप्त सिंधु हो गई, यानी कि 7 नदी का नाम यहाँ पर आप लोग को हम बता दिए हैं। और यही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जब भी पूछेंगे एग्जाम में तो दे देंगे। और आपसे पूछेंगे इनका पुराना या वैदिक नाम क्या है, तो आपको यही आंसर बताना होगा जो अभी मैं बताया हूँ। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस का अन्य ऐतिहासिक नाम है। तो इसमें देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, गोसीमा, वी वहाप, पिंग पोंग, ये सब के सब मेरे भाई क्या है, इनके ऐतिहासिक नाम है, आप याद रख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं मेरे भाई कि ये जीके के जो है ना मेरे भाई बहुत ही टफ क्वेश्चन है इस शिफ्ट के अंदर में, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहुत ही टफ ये सब क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसमें, मुश्किल से मेरे को लगता है मेरे भाई 10 क्वेश्चन करते करते हालत ख़राब हो जाएंगे 20 क्वेश्चन में, मैं सही बता रहा हूँ, इतना टफ क्वेश्चन है। देखो 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। तो ये किया था मेरे भाई भारत शासन अधिनियम 1999 में हुआ था, आपको पता हो। और 1919 के अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश भारत में क्या हुआ था, द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ था।
ठीक है। आप लोग याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम को अन्य नाम भी है, जिसको अन्य नाम क्या है मेरे भाई, अन्य नाम, इनके अन्य नाम मेरे भाई क्या है, माउंट बेटन चेम्स सुधार, ठीक है, क्या है, माउंट बेटन जेम्स फोर्ड सुधार जो है मेरे भाई, इसका अन्य नाम ही है भारत सरकार अधिनियम का अन्य नाम भी है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है मेरे भाई, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है कब आया था मेरे भाई, तो 1878 में आया था, 1878 में आया था, ठीक है। कौन लाया था मेरे भाई, लॉर्ड लिट्टन जो था मेरा भाई, ये 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लाता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए ये एक्ट को लाया जाता है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को, ठीक है, या एक्ट को। अब देखिए अगला रॉलेट एक्ट जो आपको पता होना चाहिए, कब आया था मेरा भाई, 1919 में, इसे 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट, आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें कि रॉलेट एक्ट में बिना मतलब कि कुछ किए हुए आपको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, बिना कुछ किए हुए ही। अगला देखो भारत परिषद अधिनियम जो था मेरा भाई, ये 1892 में आया था, आप याद रख सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, ये हो जाएगा बैगा नृत्य। बैगा नृत्य जो है मेरे भाई मध्य भारत में किए जाने वाला एक नृत्य है, जो कि मध्य प्रदेश और कहाँ पर मेरे भाई, छत्तीसगढ़ के जो मेरे भाई आदिवासी लोग हैं, ठीक है, बैगा आदिवासी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये बैगा नृत्य को करते हैं, जिसमें कि अर्जुन सिंह धुर्वे जो है इस नृत्य को करके और बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए थे, ठीक है, और इन्हीं के लिए इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था। डफ जो नृत्य है मेरा भाई, ये कहाँ का है, हरियाणा का, कहाँ का है मेरा भाई, हरियाणा का है, ठीक है, आप याद रख सकते हो। पुंगचोलम जो है मेरा भाई कहाँ हो जाएगा, मणिपुर, कहाँ हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा, आप याद रखना। पुंगचोलम जो है मेरा भाई आपको पता होगा कि मणिपुरी डांस के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था मेरा भाई अन्नपूर्णा देवी को किया गया था, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री। वर्तमान में भी अभी अन्नपूर्णा देवी ही मेरा भाई महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण आपको पता होगा भारत के वर्तमान में अभी क्या है मेरा भाई, वित्त मंत्री हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू-नीर पोर्टल लॉन्च किया था, ये किया था मेरे भाई CR पाटिल जो था मेरा भाई, ये लॉन्च किए थे मेरे भाई, क्या चीज़, ये भू-नीर पोर्टल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, हिमाचल प्रदेश के केलोंग की निकट तांडी में कौन दो जलधाराएं मिलती है। अब देखो मेरे भाई ये कितना टफ क्वेश्चन हो गया। देखो चंद्र और भागा, ये चंद्र और भागा जो नदी है मेरे भाई, ये हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट तांडी में ये दो जलधाराएं बहती है। कौन कौन, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा जो नदी है ये जो मेरा भाई है कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मेरा भाई बारह लाचा, ठीक है, बारह लाचा ला दर्रा, ठीक है, बारह लाचा ला दर्रे से क्या होती है मेरे भाई, ये निकलती है, आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया मेरे भाई कि बारह लाचा ला दर्रा जो है मेरे भाई कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, आप याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है, ठीक है, तो सांझी पर्व जो है मेरे भाई कहाँ मनाया जाता है, ये पंजाब में मनाया जाता है। और भी 5-6 स्टेट है मेरे भाई, लेकिन मेनली आप पंजाब यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं SSC, तो आप पंजाब ही याद रखिएगा, ठीक है। तो सांझी पर्व जो है मेरे भाई कहाँ, पंजाब में मनाया जाता है, आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा कि तमिलनाडु में कौन से त्यौहार मनाया जाता है मेरे भाई, यहाँ पर पोंगल, क्या मेरे भाई, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर गुजरात में याद रख सकते हो मेरा भाई, गुजरात में उत्तरायण माना जाता है, जिसको पतंग महोत्सव बोलते हैं। इस दिन पतंग महोत्सव भी होता है उत्तरायण के दिन ही, तो गुजरात में उत्तरायण माना जाता है। वहीं मिजोरम की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको पहले ही बोला हूँ कि मिजोरम का जितने भी त्यौहार हो गए उनको याद करने का एक ही ट्रिक है मेरे भाई, कूट शब्द, यानी कि मीम कूट हो गया, चापचर कूट हो गया, कूट जैसी आया मेरा भाई समझ जाओ वो मिजोरम का त्यौहार हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर मेरे भाई, व्यापार में विज्ञान की भूमिका क्या है, तो व्यापार में विज्ञापन हम लोग क्यों करवाते हैं, तो ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करने के लिए तो ही करवाते हैं मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था एक।
अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है मेरा भाई, अ, तीव्र तीखी सुगंध वाले एक क्रिस्टल जैसे सफ़ेद यौगिक का नाम बताइए जिसे ऊर्ध्वपादन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा भाई कपूर। तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले क्रिस्टल जैसे सफ़ेद यौगिक का नाम जो था मेरा भाई वो कपूर हो जाएगा, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है मेरे भाई, शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल देखो, आपके चेक पर क्या होता है मेरे भाई, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर नंबर, जिसको यहाँ पर देखिए MICR, ये फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि MICR, ठीक है, और N, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो ये हो जाएगा मेरा भाई क्या हो जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नंबर होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस फुल फॉर्म को भी ध्यान में, ठीक है। तो ये के पहले 3 अंक, पहले 3, इसमें टोटल जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन ये याद रखें सबसे पहले। तो इसमें जो होते हैं MICRN, यानी कि जो होते हैं मेरे भाई मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नंबर, इसमें टोटल 9 कोड होते हैं। कितने कोड होते हैं मेरे भाई, 9 कोड। तो 9 कोड जो होते हैं अलग अलग चीज़ को दर्शाते हैं। तो पहले 3 कोड जो होते हैं, पहले 3 कोड यहाँ पर पूछ रहा है कि शुरू के 3 कोड जो है किसको दर्शाता है, किसको, बैंक के क्या क्या चीज़ को दर्शाता है। तो पहले 3 कोड बैंक के शहर को दर्शाएगा मेरे भाई। दूसरे 3 कोड, बीच के 3 कोड, बीच के 3 कोड किसको दर्शाता है मेरे भाई, तो बीच के 3 कोड जो है मेरे भाई याद रखिएगा ये बैंक को दर्शाता है। और अंतिम के 3 कोड, अंतिम के 3 कोड जो है मेरे भाई ये शाखा को दर्शाता है, अंतिम, ठीक है, अंतिम मैं लिख दे रहा हूँ। अंतिम के 3 कोड, अंतिम के 3 कोड शाखा को, मध्य के 3 कोड मेरे भाई बैंक के, और शुरू के 3 कोड शहर को दर्शाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। MICRN में 9 कोड होते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखिए मेरा भाई, डैश में 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता था। ये होगा मेरे भाई लाहौर पाकिस्तान में किया गया था, ठीक है। 1993 में आयोजित किए गए थे सार्क गोल्ड कप फुटबॉल, ठीक है। और उद्घाटन जो हुआ था ये हुआ था लाहौर पाकिस्तान में, आप याद रखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन थे। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो फिर मैं आपको क्लास दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार। सपोर्ट करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट करो प्यारा सा, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।